नमस्कार। हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ के चैप्टर 2 में आप सभी का स्वागत है। ये जो आप एनसीईआरटी के पार्ट पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन के, ये आपके लिए रीट, आरपीएससी, यूपीएससी, इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो हैं वो देने जा रहे हैं। राजस्थान की आप किसी भी परीक्षा को दे लीजिएगा, ये जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी इसे कहेंगे, लेकिन 2022 की रीट की परीक्षा में यहाँ से 7 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यहाँ पे हम मानव उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, मानव विकास की जो गतियाँ हैं, जो प्रगति है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए किस माध्यम से समझाया गया है। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले इस रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। यानी मानव विकास को जो है वो कितना समय लगा, एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुँचने में हमें हज़ारों वर्ष लग गए। पैदल चलते चलते हमें बैलगाड़ियों में चलने के लिए 1000 वर्ष लगे, उसके बाद हमें रेल में चलने के लिए आने वाले और 1000 वर्ष लगे। तो ये एक निरंतर रूप से चल रही विकास की प्रक्रिया जो है वो है। आज हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, मानव जो है वो शुरुआत से ही एक घुमंतु प्राणी रहे हैं, लेकिन आरंभिक काल में जो है उनके घूमने का प्रमुख कारण था आखेट और खाद्य संग्रह, यानी शिकार और भोजन जो है वो इकट्ठा करना। उनका जो प्रकृति थी वो भोजन इकट्ठा करना उनकी प्रकृति थी। ठीक है, तो प्राचीन मनुष्य की प्रकृति क्या थी? प्राचीन मनुष्य की प्रकृति थी एक तो आखेटक की, यानी शिकारी की, और दूसरी थी यहाँ पे उनकी खाद्य संग्रहक, यानी वो जो है वो भोजन इकट्ठा करते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। ठीक है, खाने के लिए जो प्राचीन व्यक्ति थे वो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो ये जो है वो उनकी प्रमुख चीज़ें थी जो खाने में उपयोग किया करते थे। अब देखिए प्रकृति की एक चीज़ है, अगर आप कहीं पे फल खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर राजस्थान में है तो आप तरबूज एक मौसम में तो खा लोगे, लेकिन दूसरे मौसम में खाने के लिए आपको अलग चीज़ चाहिए होगी। इसलिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो निगमन करना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा। तो यही उनका प्रमुख कारण था कि वो एक घुमंतु प्रकृति के लोग थे। उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई कारण थे। ठीक है, तो पहला कारण तो ये हो गया कि वो एक जगह अगर रहते थे तो फल और पौधों को जो है वो खाकर समाप्त करते थे। मान लीजिए आप एक जगह रहे, आपने वहाँ के सारे फल और पौधे खा लिए, तो अब आपको खाने के लिए नई चीज़ चाहिए, तो आपको उसकी तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कारण ये भी था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब एक चीज़ मानिए आप कि जैसे अपने राजस्थान में देख लीजिए, सावन के आसपास जो है यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में खाने के लिए घास होता है, तो जो पशु हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन अब सर्दियों के मौसम में जो है वो खाने के लिए वो दूर दूर तक घूमते हैं। तो वही समस्या यहाँ पे हुई। अब खाने का उनकी निर्भरता जो है वो कहाँ पर थी? उनकी निर्भरता जो है वो पशुओं पर थी। अब पशु क्या कर रहे हैं? पशु कर रहे हैं भ्रमण, यानी एक जगह से दूसरी जगह। तो पशु अगर भ्रमण कर रहे हैं तो मानव को भी उनके साथ भ्रमण करना पड़ेगा ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को जो है वो पूरी कर सके। तीसरा कारण है कि पेड़ पौधे, फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग की तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, चलिए ये तो आप समझ गए। चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। अब ये तो आपको भी पता है कि बिना पानी के आप जीवित नहीं रह सकते। इसलिए अगर माफ़ कीजिएगा, इसीलिए अगर नदी, नहर आदि, झीलें आदि अगर कभी सूख जाया करती थीं तो भी उनको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। तो ये भी एक कारण हो सकता है।
अब अगली हेडिंग हमारी है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ठीक, अब मानव जो शुरुआती स्तर में था तो वो अपने लिए कोई किताबें तो लिख के गया नहीं, कि उसके बाद में ना कोई वो अपने लिए वीडियो बना के गया ताकि आप लोग जो है वो जान सको कि भाई वो कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस प्रकार से उनका रहन सहन था। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिर खाद्य संग्रह किया करते थे। यानी मतलब जो पुरातत्वविद है उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनका उपयोग जो है वो प्राचीन जो लोग थे वो काम में लिया करते थे। जैसे लकड़ियों के, पत्थर के, हड्डियों के औजार, क्या हो गए, पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार। तो इनमें से पत्थरों के कुछ औजार जो हैं वो आज भी हम अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए कुछ औजारों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया भाले और बाण जैसे हथियार। पत्थर के औजारों का उपयोग जो है आदमी जो मूलतः है वो खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल से वस्त्र को सीलने के लिए किया जाता था। किसका उपयोग? पत्थरों का उपयोग। अब आप चलिए, दो चीज़ें हो गई, खाने की और औजार की। अब रहने की जगह निर्धारित कैसे की जाती थी? अब मान लीजिए आपको अगर कहीं पे रहना है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? एक तो वो शांत जगह होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी हिसाब से वर्तमान समय अनुसार तो आप ये चीज़ें देखोगे। प्राचीन समय में क्या होता था, अब आप चलिए ज़रा पहले ये देख लीजिए कि जो प्रमुख जगहें हैं वो, जैसे मान लीजिए ये नर्मदा नदी है और ये भीमबेटका है, तो भीमबेटका भी नदी के किनारे, ये चिरांद गंगा नदी के किनारे, ये बुरझोम भी नदी के किनारे, मेहरगढ़ जो है वो नहीं है, और ये करनूल की गुफाएं नदी के किनारे, और ये हुल्लूर नदी के किनारे, हुंसगी नदी के किनारे, दार्जिलिंग हैंडिंग नदी के किनारे। तो इनका नदी के किनारे होने का कारण ये था कि यहाँ पे जो है कई पुरातत्व स्थल जो है वो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। इसका जो प्रमुख कारण है नदियों और झीलों के किनारे पाए जाने का, वो है भोजन और पानी। आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन और पानी और ऑक्सीजन। तो नदियों के किनारे जो भोजन और पानी की व्यवस्था है वो आपको मिल जाती थी। अगला देखिए, ये भीमबेटका आप लिख लीजिए। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पे है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीमबेटका कहाँ पे है, तो भीमबेटका आप लिख लीजिए मध्य प्रदेश है। इसमें जो है प्राचीन पेंटिंग मिलती हैं, प्राचीन कलाकृतियाँ मिलती हैं। क्या मिलती हैं भीमबेटका की गुफाओं में? प्राचीन कलाकृतियाँ। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में क्या है? प्राचीन कलाकृतियाँ मिलती हैं। और ये गुफाएं भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो कौन सी नदी के तट किनारे स्थित है? ये नर्मदा नदी के किनारे भीमबेटका की गुफाएं जो है वो स्थित हैं। और ये जो है वो एक चित्र जो है वो भीमबेटका की गुफाओं में बनाया गया है, जिसमें एक जानवर को शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये जंगली जानवर है और ये व्यक्ति है जो इसका शिकार कर रहा है। ये कुछ प्रकार से जो गुफाएं हैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लोग रहा करते थे ताकि जंगली जानवरों से उनकी रक्षा हो सके। अब पूरा स्थल किसे कहते हैं? लिख लीजिए आप, पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल जो है उस स्थानों कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल मतलब जहाँ पे आप सामान्यतः अगर पूरा स्थल को समझना चाहें तो जहाँ पे किसी समय पर मानव रहा करता था, सामान्यतः आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे पूरा स्थल कहा जाता है। ठीक है, ऐसी वस्तुओं का निरीय ज़मीन के ऊपर अंदर कभी के पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला आ गया कि आग की खोज कब हुई। जैसे मान लीजिए आप पहले मनुष्य जो कच्चा खाना खाता था, उसके बाद में आग की खोज कब हुई, ये जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुरनूल की गुफाओं में जो है राख के अवशेष मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि राख के अवशेष कहाँ मिले हैं,
तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है। आग का इस्तेमाल जो है कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आदि नाम से। ठीक है, ये हो गया। अब हम नाम और तिथियों के बारे में जानते हैं। अब हम जिस काल के बारे में इस समय पढ़ रहे हैं वर्तमान में, उनके बड़े बड़े नाम पुरातत्वविदों ने रखे हैं। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। मानव इतिहास का सबसे पहला काल जो है पूरा पाषाण काल कहते हैं। या दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरातत्व प्राप्त उदाहरणों के लिए पुराषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल कब माना जाता है? समय अवधि आपसे पूछ सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए पूरा पाषाण काल 2 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% प्रतिशत कहानियाँ जो हैं इसी दौरान घटित हुई थी। ठीक है। अब जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक एज या फिर मध्य पाषाण युग कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि पर्यावरणीय बदलाव कौन से काल में मिलते हैं, तो आपको लिखना है मध्य पाषाण काल। आपसे प्रश्न पूछे कि पर्यावरणीय बदलाव के सबूत कौन से काल में मिलते हैं, तो आपको इसका उत्तर करना है, कौन सा करेंगे आप इसका उत्तर करेंगे मध्य पाषाण युग में जो है वो पर्यावरणीय परिवर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। ये समय लगभग 12,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व, इसका समय काल रहा 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मध्य पाषाण काल का रहा 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के लगे मुट्ठे लगे हिंसिए और आदि औजार मिलते थे। यह हो गया। अब नव पाषाण युग किसे कहा जाता है? नव पाषाण युग का होता है जो 1000 साल 10,000 के बाद का जो समय था, 10,000 के बाद का जो समय है, 10,000 ईसा पूर्व के बाद का समय, उसे नव पाषाण युग कहा जाता है। अब हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में आपको अनेक ऐसे नाम मिलेंगे जिनके बारे में अब देखिए। बदलती जलवायु, कौन से काल में थे ये बदली जलवायु? पर्यावरणीय बदलाव ये थे मध्य पाषाण काल में। समय अवधि कितनी थी? 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, 12,000 साल पहले बड़े बदलाव आए और गर्मी जो है वो बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, प्रकृति अपने अनुसार जो है चीज़ों का निर्माण करती है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मतलब जब आप निरंतर किसी चीज़ के साथ रहते हो तो आपको जो है उनकी हर चीज़ों की जानकारी हो जाती है। वैसे ही जो लोग जानवरों को खाकर जिंदा रहते थे वो उनकी जो रूटीन प्रक्रिया है उनके बारे में जानकारी रखने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। कब सोचने लगे? 1200 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। साथ ही इसी काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। लिखिए आप, मध्य पाषाण काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत कौन थी? तो वो थी मछली, जल की रानी। कौन थी? मछली। ठीक है, अब खेती और पशुपालन की शुरुआत जो है वो किस प्रकार से हुई?
इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। इस पर्यावरणीय बदलाव के बाद जो है गेहूं, जौ और धान जैसे जो हैं वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं, कहाँ उगते थे, अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। यानी वो अनाज के बारे में जानकार थे। ठीक है, और इस प्रकार वे धीरे धीरे वे कृषक बन गए। यानी जो गेहूँ जो प्राकृतिक रूप से पैदा हुए, उसके बाद लोग जो उनके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उनकी प्रक्रिया को समझा किस प्रकार से उगते हैं और कैसे पककर तैयार होते हैं। इसी प्रकार वो धीरे धीरे कृषक बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब मान लीजिए कि गाय है, गाय को खाने के लिए क्या चाहिए? गाय को खाने के लिए घास चाहिए। अगर आप डेली उसे घास डालेंगे तो निश्चित रूप से है जो है वो आपके साथ एक परिवर्तित व्यवहार करेगी। गाय जो है वो परिवर्तित व्यवहार करेगी और आपसे आकर्षित होगी। तो एक इसी प्रकार जो है वो गाय पालतू पशु बन गई। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। आप लिख लीजिए कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? तो सबसे पहला पालतू जानवर था कुत्ता, यानी डॉग, यानी कुत्ता जो है वो सबसे पहला पालतू जानवर था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादा घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे पशुपालक बन गए। धीरे धीरे इसी रूप से पशुओं को पालते पालते वो पशुपालक भी बन गए। अब ये बसने की प्रक्रिया है। लोगों को पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने की क्रिया को जो बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। और इसमें कुछ लिखा हुआ है कि इस प्रकार से हम जो है वो बसते थे। अब एक और होता है कि दांतों को देखकर कैसे पता लगाया जाए कि जानवर जंगली था या ये जानवर पालतू था। देखिए, दांतों में क्या है कि अगर आप हड्डियाँ वगैरह खाते हैं तो आपके दांत जो हैं वो बड़े होंगे। अगर आप घास फूस खाते हैं तो आपके दांत छोटे होंगे। ये इस चीज़ को समझने के लिए आप जो है वो आराम से देख सकते हैं। शेर हुए, कुत्ते हुए, उनके दांत काफ़ी बड़े होते हैं। मनुष्य के दांत क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्यों? ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे धीरे जो है वो दांतों की साइज़ जो है उसी अनुसार, पहले मनुष्य के दांत भी काफ़ी बड़े हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो मांस वगैरह खाते थे तो उनके दांत काफ़ी बड़े थे। लेकिन समय अनुसार धीरे धीरे उनके जो है वो दांत छोटे होते गए। अब उसके बाद में आता है अगली हेडिंग, एक नवीन जीवन शैली। ठीक है, एक नवीन जीवन शैली अगली हेडिंग आती है। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, आप पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। ठीक है, और बीज बोने से फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से इनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग भी काफ़ी संभल कर करना पड़ता था। ठीक है, ये तो वर्तमान समय की सी बात है। आप आसानी से जो है इस बात को समझ गए होंगे। अनाज और को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। अब जब चीज़ों की आवश्यकता होती है तो वही आविष्कार की जननी बनती है। तो जब उनको अनाज को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा ताकि अनाज को जो है वो सुरक्षित रखा जा सके आने वाले समय के लिए। ठीक है, अब एक और हेडिंग है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब मनुष्य इतनी जहमत क्यों करे? जानवर जो हैं बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। जैसे अपनी गाय वगैरह होती हैं तो हम उन्हें पालते हैं तो बिल्कुल उनकी संख्या तो बढ़ती है क्योंकि प्रजनन के साथ लगातार उनकी संख्या बढ़ेगी और एक अच्छा स्रोत है वो भोजन का। कैसे? जैसे गाय है तो गाय दूध देती है तो वो हमारे लिए भी अच्छा है, पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और जैसे मान लीजिए अगर हमने कुछ भेड़ बकरियां पाल रखी तो इसका मांस भी जो है हम खा सकते हैं भेड़ बकरियों का। दूसरे शब्द में जो पशुपालन जो है वो एक इमरजेंसी के टाइम पे भोजन भंडारण का एक तरीका माना गया है। ठीक है, अब आओ अगली हेडिंग है, आरंभिक
कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार जो आरंभिक के जो शुरुआती किसान थे, जो पशुपालक थे, वो क्या करते थे और किस प्रकार से रहते थे। और ये तो आप देख सकते हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, ये जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया जाता है। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। जले हुए अनाज के दानों के अवशेष ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है स्थायी जीवन की ओर। अब मान लीजिए जानवर पाल लिए, खेती करनी शुरू कर दी, तो एक समय अनुसार क्या होता है, धीरे धीरे जो है आपको एक जगह पर रहना जो है वो आप सीख जाते हैं। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, एक जगह पर रहना जो है वो आप सीख जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे आदमी जो है वो स्थायी जीवन की तरफ बढ़ने लगा। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले। ठीक है, जैसे बुर्ज होम। आप लिखिए, प्रश्न आ सकता है कि बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है, तो आपको लिखना है बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पर लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। कहाँ रहते थे लोग? गड्ढे के नीचे, यानी गड्ढे के नीचे घर बनाकर लोग रहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती थी और इन गड्ढे के नीचे जो बनाए गए घर हैं उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था गर्तवास। ठीक है, और उन्हें ठंड के मौसम से सुरक्षा मिलती होगी, क्योंकि भूमि के अंदर आप जितना जाएंगे उतनी ही गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी। और पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। अब इनमें क्या है, जो नवपाषाण युग के हथियार हैं वो काफ़ी नुकीले और पॉलिशिंग की गई है उनकी, यानी उनको रगड़ रगड़ के जो है वो अधिक नुकीला बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज, वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ओखली और मूसल जो हैं, जो आप अभी भी जानते हैं, उनका अनाज पीसने के लिए उपयोग किया जाता था। और हड्डियों के औजार भी बनाए जाते थे। अब देखिए, नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण यानी कभी कभी इन पर जो है वो इस प्रकार से जो है इनके ऊपर चित्र भी जो है वो बना दिए जाते थे। मान लीजिए इस प्रकार से अलग अलग इन पे पेंटिंग्स वगैरह बना दी जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। उस समय बर्तनों का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता था? अनाज रखने के लिए बर्तनों का उपयोग किया जाता था। लेकिन समयानुसार लोग जिसे खाना बनाने के लिए भी इनका उपयोग करने लगे। इनमें उबालने के लिए कम गर्मी लगती थी, क्योंकि इनका जो ओपनिंग है वो काफ़ी कम होती थी। इनको अगर ढक दो तो काफ़ी कम आग की आवश्यकता पड़ती थी। लोग धीरे धीरे कपड़े बुनने भी लग गए और कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जाने लगे। अब आप एक बात सोचिए, क्या आपको लगता है कि ये सारे परिवर्तन जो हों एक साथ हर जगह पे हो गए? जैसे मान लीजिए आज सीकर में ये परिवर्तन हुए तो जयपुर में भी उसी समय ये परिवर्तन हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग समय पे धीरे धीरे जो है वो परिवर्तन हुए। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं मेहरगढ़ की। ठीक है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु सूक्ष्म निरीक्षण है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। और यहाँ पे क्या मिले हैं? कृषि के साक्ष्य और ग्रामीण निवास। सबसे पहला गांव जो है वो मेहरगढ़ ही है।
यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलान दर्रे के पास है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बोलान दर्रे के पास। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ स्थित है बोलान दर्रे के पास। कहाँ है मेहरगढ़? बोलान दर्रे के पास। संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन करना सीखा था। लिख लीजिए कि सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन करना मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान के बोलान दर्रे के पास में, उन्होंने सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ मिली है। मेहरगढ़ के अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मेहरगढ़ में मिले हैं। चौकोर और आयताकार, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। अब मृत्यु के बाद देखिए, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में कुछ सामान भी रखा जाता था। यानी उस समय के लोग जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और मृत्यु होने के बाद भी जो है वो सामान जो है वो रखा जाता था उसमें, कब्र में जो है वो। जैसे इस कब्र में ये देखिए, ये जानवर जो हैं वो बकरी के कंकाल जो है इस व्यक्ति के साथ में मिले हैं। ठीक है, ये बकरी के कंकाल इस व्यक्ति के साथ में मिले हैं। अब ये एक फ्रांस की गुफा में चित्रकारी के बारे में दिया हुआ है। और अब आखेटक संग्रह गुफा में क्यों रहते थे? तो ये जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए रहते थे। और घास वाले मैदान का विकास लगभग, माफ़ कीजिएगा, घास वाले मैदान का विकास जो है वो लगभग कब हुआ? ये लगभग 12,000 साल पहले हुआ। और अब यह प्रश्न है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद में क्या है कि हम शीघ्र ही ये क्लास 6 की किताबें पूरी होने के बाद में हम जो है MCQ सेट जो है हर चैप्टर का आपके सामने लेके आएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।